ओके, आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोले या फिर इन्हें फैमिली प्लानिंग मेथड बोलें। क्या बोलेंगे? फैमिली प्लानिंग मेथड बोल सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। तो अब देखो वर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो इसमें से ना क्वेश्चन अपने से पूछे जाएगा या तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा यूज करेंगे जो न्यूली मैरिड कपल है वो, या परमानेंट से पूछा जाता है। और मोस्टली क्वेश्चन आएगा कॉपर टी से कि कॉपर टी जैसे 380 वाली है वो कितने टाइम चलेगी, 375 वाली है वो कितने टाइम चलेगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन कौन सी होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, मोस्टली प्रॉब्लम क्या क्या रहेगी। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है। कॉन्ट्रा प्लस सेप्शन, सेप्शन तो कॉन्ट्रा का मीन्स प्रिवेंट, प्रिवेंट करना। सेप्शन का मतलब कंसेप्शन को, कंसेप्शन बोले तो फर्टिलाइजेशन को। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी डिवाइस होगी? ऐसी डिवाइस दो क्या करेगी? प्रेगनेंसी कंसीव होने से प्रिवेंट करती है, उसे क्या बोलेंगे अपने? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलेंगे। कई बार अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज करते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसकी फेलियर रेट निकालने के लिए एक यूज करते हैं अपने पर्ल इंडेक्स। ये भी ध्यान रखना पर्ल इंडेक्स कि पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज करेंगे? तो फेलियर रेट देखनी हो आपको, फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कि कॉन्ट्रासेप्शन की फेलियर रेट देखनी हो तो आप क्या करोगे? पर्ल इंडेक्स देखोगे। इसके अंदर पर्ल इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर अगर अपने बात करें कि किस प्रकार निकाले जाएंगे, तो देखो टोटल केस, या फिर ऐसे इसको ना ऐसे ना लिखे, अपने इस प्रकार लिख देते हैं कि अगर अपने ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि टोटल एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल केस इंटू 1200। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या जो यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी या जो यूज कर रहे हैं, और इसका टाइम लिखते हैं टाइम इनटू मंथ। किस में लिखेंगे? टाइम किस में लिखेंगे? मंथ के अंदर। तो एक है ना ज़्यादा अजीब भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है भी कि अगर अपने बात करें कि किस प्रकार ये फॉर्मूला निकाला जाएगा, तो ये कह रहा है पर्ल इंडेक्स निकालने का ना, देखो सिंपल सा तरीका है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर अपने बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनल केस। ठीक, क्या ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया? कोई ना, दोबारा लिख देते हैं। अपने कौन सा यहाँ पे ट्रेन निकल रही है, अब देखो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, कौन है? ओके, तो अब देखो इसके अंदर अगर अपने फॉर्मूला लगाएं तो ये कह रहा है टोटल एक्सीडेंटल केस, मतलब जिनकी जो एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। और दूसरा लिखेंगे अपने बाय टोटल ऑब्जर्वेशनल केस इनटू टाइम इन मंथ। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ये कह रहा है टोटल एक्सीडेंटल केस, कितनी प्रेगनेंसी हो गई और कितने टाइम तक कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज कर रहे हैं, और अपने ऑब्जर्वेशनल केस कितने रहेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं अपने। मान लो केस क्या हो गए टोटल मान लो 100 फीमेल क्या यूज कर रही है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है। 100 फीमेल क्या कर रही है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है। और कितने साल से कर रही है उसको टाइम इनटू मंथ में लिख देंगे। जैसे मान लो
3 ईयर से कर रही है। क्या कर रही है? 3 ईयर से। तो 3 ईयर के अंदर कितने हो गए भी? 12 36। गुणा भागाते हैं या वही सिखाने पड़ेंगे? चलो मैं बता देता हूँ। 3 साल में कितने मंथ होंगे? 36 मंथ। ठीक, उसमें से मान लो कि 20 फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई। 20 फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट। कहने का मतलब अगर मान लो 3 साल से 100 फीमेल क्या कर रही है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है, जिसमें से 3 साल में क्या हुआ कि 20 लेडीज क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। तो अब जो मेथड यूज कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन का, उसकी फेलियर रेट कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल एक्सीडेंटल केस कितने हो गए? 20 इंटू ये 1200। भाई इसका फार्मूले में ही आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये क्या कह रहा है? टोटल ऑब्जर्वेशनल केस। टोटल केस कितने अपने पास? 100 है। कितने हैं? 100। और टाइम कितने मंथ से यूज कर रही है? तो 3 ईयर्स से यूज कर रही है, तो कितने मंथ हो गए? टोटल 36 मंथ हो गए। क्लियर भी? अब इसको काट दो। काटेंगे कैसे? काटना जानते हो? इस प्रकार 20 पंजा 100। ठीक, गुणा भागा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको अगर काटे 12 तिया 36, 12 एकम 12, 100 हो गए। फिर इसको काट दो, कितने आ गए? 20 पंजा 100। ठीक, और बट्टे में क्या रह गया? 3। अब इसको काट दो भाई, लगभग कितना आ जाएगा? अब ये भी काट के दिखाऊं? आप काट लो भाई, इसको काट के कितना आंसर आएगा? जैसे 3 का गुना, तो 3 का पढ़ा तो आता होगा आप लोगों को। 3 छिका 18, बच गए 1। तो ये आगे लगभग 66-67% तक क्या है? इसकी फेलियर रेट आ जाती है। इतना ध्यान अपने को रखना है कि अगर 100 फीमेल यूज कर रही है तो किस प्रकार ये रहेगा। क्लियर भाई? इसकी फेलियर रेट किस प्रकार निकालनी है। तो ये एक है ना छोटा सा, मैं कई बार ना अपने से ये क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछता, अपने से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, उसकी फेलियर रेट निकालनी हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सी इंडेक्स यूज करते हैं? तो ये पर्ल इंडेक्स इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर भाई? अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड, तो कॉन्ट्रासेप्शन के बेसिकली 2 मेथड होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी, जिसे क्या बोलते हैं? स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? स्पेसिंग मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है भाई? और एक होता है परमानेंट। क्या होगा? परमानेंट मेथड। अब परमानेंट मेथड है, ये मेल और फीमेल के अलग होते हैं। अगर बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर क्या होगा? वेसक्टमी। क्या हो गया? वेसक्टमी। ठीक है भाई, इसमें क्या करते हैं? वेसक्टमी, या इसका दूसरा नाम है NSV, नॉन स्काल्पल वेसक्टमी। क्या बोलेंगे? नॉन स्काल्पल वेसक्टमी। कई बार ये भी पूछ लेता है NSV क्या है। ठीक है, किसके लिए करते हैं? तो मेल के लिए करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? वेसक्टमी बोलते हैं। क्लियर भी? और फीमेल के लिए क्या करते हैं? फीमेल के लिए अपने करेंगे ट्यूबेक्टमी। क्या करेंगे? ट्यूबेक्टमी। ठीक, अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि अगर किसी मेल की वेसक्टमी की हुई है तो उसे कितने मंथ तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दोगे? तो ये आंसर जाता है 3 मंथ तक। कितने? 3 मंथ तक, क्योंकि आपको पता है ट्यूब के अंदर स्पर्म है वो रह जाते हैं। ठीक है, तो एक स्पर्म का अगर बात करें फॉर्मेशन का, तो और फॉर्मेशन होने के बाद वो डक्ट सिस्टम के अंदर आता है तो उसे कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी पेशेंट की या मेल की क्या की हुई है? वेसक्टमी की हुई है, तो उसे कॉन्ट्रासेप्शन है वो कितने मंथ तक देंगे? 3 मंथ तक उसे क्या देंगे? कॉन्ट्रासेप्शन देंगे। फीमेल में ट्यूबेक्टमी कर दी तो इसको कोई जरूरत नहीं है। और हमेशा ट्यूबेक्टमी है ना वो बाइलेटरल करते हैं। क्या करेंगे? बाइलेटरल, दोनों साइड की ट्यूबेक्टमी की जाती है फीमेल के लिए। क्लियर भी? और ये जो प्रोसीजर, क्योंकि ये परमानेंट मेथड है, इसलिए नर्स क्या करेगी?
पहले पेशेंट को ये बात पूछती है, पेशेंट को तो खैर नहीं, क्लाइंट को ये बात पूछेगी कि फैमिली कंप्लीट है या नहीं, आगे आप और बच्चा चाहते हो या नहीं, ये बात पूछनी है। क्योंकि अगर ये मेथड यूज कर लिया तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्लियर। अब स्पेसिंग मेथड के अंदर या टेम्परेरी मेथड के अंदर बात करें तो इसमें एक तो होता है बैरियर मेथड। क्या आएगा? बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड के अंदर बात करें तो जैसे कंडोम आ गया, ठीक है, लेटेक्स पार्टिकल का बना है, इजीली यूजेबल है, यूज एंड थ्रो है, ठीक है भाई। और एक होता है डायफ्राम। क्या आएगा? डायफ्राम। ये क्या है? बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड वो होते हैं जो ओवम को स्पर्म से मिलने नहीं देते, उन्हें क्या बोलेंगे? बैरियर मेथड। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर मान लो ये बैरियर मेथड है, जैसे क्वेश्चन आता है कि कंडोम का नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट क्या है? तो कंडोम का नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट रहेगा वो ये है कि ये एसटीडी डिजीज से प्रिवेंट करेगा। किससे प्रिवेंट करेगा? एसटीडी डिजीज से ये प्रिवेंट करता है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई। अब देखो ये कह रहा है बैरियर मेथड के अंदर अलग अलग आते हैं। जैसे अगर बात करें बैरियर मेथड के अंदर तो अलग अलग कौन कौन से आएंगे बैरियर मेथड में? बैरियर मेथड में तो ये जो कंडोम वगैरह है, डायफ्राम है, ठीक है भी, टुडे नाम से स्पंज आती है। क्या आएगी? स्पंज। ठीक है भाई, ये इस प्रकार की स्पंज होती है। इसको क्या करना पड़ता है भाई? पहले पानी में भिगोना पड़ता है, उसके बाद वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। 3 आवर्स के लगभग 2 या 3 आवर्स पहले डालते हैं और 6 आवर्स के बाद क्या है, इसे इंटरकोर्स के 6 आवर बाद इसे निकाल लिया जाता है। और इसके अंदर स्पंज होता है। इसमें इस प्रकार क्या है, जो एक एजेंट होता है जिसे बोलते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट। तो इसे पहले पानी में भिगोना पड़ता है ताकि ये स्पर्मिसाइडल एजेंट है वो एक्टिव हो जाए। अगर पानी में नहीं भिगोया तो इसमें वो स्पर्मिसाइडल एजेंट है वो काम प्रॉपर नहीं करेगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भी। और उसके बाद अगर बात करें केमिकल मेथड आ गई। उसके बाद अगर बात करें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में, तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में बात करें कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कौन से रहेंगे? तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में आपने देखा होगा एक तो आ गया रिदम मेथड, रिदम मेथड, या फिर टेम्परेचर मेथड, टेम्परेचर मेथड। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, किसके, कौन से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम टेम्परेचर है स्लाइटली इंक्रीज होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपने? टेम्परेचर मेथड। या फिर कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड, या फिर सेफ पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेफ पीरियड। तो सेफ पीरियड होता है वो क्या है, जैसे मान लो अगर मेंस्ट्रुएशन से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सेफ पीरियड होता है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये कुछ इस प्रकार के नेचुरल मेथड है। और नेचुरल मेथड के अंदर अगर अपने बात करें तो आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या आ जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें तो वैसे तो ये कह रहा है 6 मंथ तक क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से FSH और LH हार्मोन हमेशा सुप्रेस रहेगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ तक काम करे। वैसे रूल 3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लैक्टेटिंग मदर है उसको 3 महीने बाद कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दे देनी चाहिए। और जो नॉन लैक्टेटिंग मदर है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही, उसके अंदर आफ्टर डिलीवरी 3 वीक के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपने को दे देनी चाहिए। कुछ ऐसा रूल 3 के अंदर होता है। इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई। उसके बाद अगर बात करें और तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहेगी अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी रहेगी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? हार्मोनल पिल्स। क्या बोलेंगे? हार्मोनल पिल्स। ओरल पिल के अंदर माला N और माला D आती है। क्या आएगी? ओरल पिल के अंदर देखो
सिंपल सिंपल है, ऐसे ऐसे ना अपने कोई सिस्टेमिक करना कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा अपने वहीं से चीज़ें उठाएंगे, ठीक है। ओरल पिल्स, ओरल पिल्स के अंदर आती है अपने माला एन और आती है माला डी, ठीक है भाई। किस प्रकार की आएगी, माला एन और माला डी, जिसमें आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। क्या आएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा। और इसके अंदर बात करें तो लिवोनोजेस्ट्रोल होता है। क्या होगा, लिवोनोजेस्ट्रोल, ये एजेंट होता है, ये स्पेशल प्रकार का एजेंट होता है किसके अंदर, ये ध्यान रहे, ये किस में मिलेगा अपने को, माला एन के अंदर मिलेगा। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितना होता है, तो ये जो लिवोनोजेस्ट्रोल है ये 0.15 mg, कितना रहेगा, 0.15 mg रहेगा। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें एथाइल एस्ट्रोडियोल भी होता है। क्या होता है, एथाइल एस्ट्रोडियोल्स भी होता है, ये लगभग 0.3 mg होता है। कितना रहेगा, 0.3 क्या, ओके ml दिख रहा है आपको, मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं दूर खड़ा हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ें इधर से आती नहीं है, फिर आप कहोगे सर आप आगे आ गए इसलिए समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा वो समझ में नहीं आ रहा, यही बात है। अच्छा वो जो दिख रहा है वो कौन सा समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है, ओके। ये है mg, है क्या है, mg, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए कि माला n में क्या होगा, लिवोनोजेस्ट्रोल होगा 0.15 mg और एथाइल एस्ट्रोडियोल कितना रहेगा, 0.3 mg नहीं 0.03 mg रहेगा। कितना रहेगा, 0.03 mg ये रहेगा। क्लियर भाई, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और इसके अंदर अगर बात करें कि किस प्रकार होता है, तो इसके अंदर ना इस प्रकार आपने देखा होगा कि इस प्रकार टेबलेट होती है, 21 टेबलेट होती है। कितनी, 21 टेबलेट होगी, 21 टेबलेट, ठीक है। ये तो होती है हार्मोन वाली, जिसके अंदर ये एजेंट होता है। लेकिन प्लस में 7 टेबलेट और होती है, ये 7 टेबलेट होती है आयरन की। किसकी होगी, आयरन की, ठीक है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, कई बार ना ये भी क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाता है कि जो अपने माला एन माला डी वगैरह है वो कब यूज करते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो कब यूज करनी चाहिए। तो ध्यान दे, अगर ऑप्शन के अंदर अपने को ये मिले कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो आप वो ही टिक करोगे कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करनी है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि मिड साइकिल में यूज करते हैं, या 5th डे स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रहे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो पहले दिन ही अपने को स्टार्ट कर देनी है। उसमें 21 टेबलेट हार्मोनल होती है और 7 टेबलेट है वो आयरन की होती है। क्लियर भी, जिसके अंदर क्या होगा, जो आयरन की टेबलेट होती है ना, ये भी, हाँ आयरन वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आयरन की टेबलेट कितने mg होगा, 60 mg आयरन होगा, जिसमें अब्जॉर्बेबल आयरन कितना होगा, अब्जॉर्बेबल आयरन कितना होगा, 15 mg, ठीक है भाई। 60 mg की टेबलेट होती है, लेकिन इसमें अब्जॉर्बेबल जो आयरन अब्जॉर्ब हो जाए वो कितना रहेगा, 15 mg रहेगा। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने से पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें कि एक होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, क्या रहेगी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ये क्या लिख दिया रे, ओनली पिल, ठीक है, POP या मिनी लैब, मिनी पिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी पिल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। POP को क्या बोलेंगे, मिनी पिल भी बोलते हैं, ठीक है भी। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, नोर एथिड्रोन, क्या होगा, नोर एथिड्रोन, इसमें एजेंट कौन सा होगा, नोर एथिड्रोन एजेंट होता है किसके अंदर, POP के अंदर। और ये कितना होगा, लगभग 0.3
ये होता है 0.35 mg। नोर एथिड्रोन जो किस में होगा, पीओपी के अंदर होगा, वो कितना रहेगा 0.35 mg होता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें कि एक चीज़ और एक टेबलेट और होती है जिसे अपने बोल सकते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोल सकते हैं, पिल भी बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं पोस्ट कोइटल पिल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये आती है अनवांटेड 72 के नाम से। क्या किसके नाम से आएगी, अनवांटेड 72 के नाम से आती है। इसमें साल्ट रहेगा, इसमें जो साल्ट रहेगा वो कौन सा साल्ट रहेगा, लिवोनोजेस्ट्रोल साल्ट रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा, लिवोनोजेस्ट्रोल साल्ट रहेगा। ये अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है तो 72 घंटे के अंदर अंदर ये ले लेनी चाहिए। कितने आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर ले लेनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोल सकते हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। कई बार इसका लिवोनोजेस्ट्रोल कितने mg होगा, इसके अंदर लिवोनोजेस्ट्रोल के अंदर ना ये होता है 0.75, ठीक है, 0.75 mg इसके अंदर साल्ट होता है। अच्छा मैं लिखना भूल गया, तो आप याद करा दिया करो ना, आप भविष्य के उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर हो, इसलिए आपका धर्म बनता है कि अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूं तो आप मेरे को याद करा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है याद कराने के लिए। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे इसके अंदर ये लिवोनोजेस्ट्रोल है, 72 आवर्स के अंदर अंदर ले लेनी चाहिए, और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई। अब उसके बाद एक जो लिवोनोजेस्ट्रोल होती है, ये लिवोनोजेस्ट्रोल एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी होती है जिसे मिनेरा का नाम से जाना जाता है। वो मैं आपको आगे करा दूंगा। अभी अपने ये इतना ही पढ़ना है कि कौन कौन सी ये होती है। तो ये देखो मैंने अभी आपको पीओपी करा दी, ओसीपी करा दी, माला एन माला डी। ठीक है भाई, माला एन माला डी में क्या कौन कौन सा साल्ट होता है, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अपने ये देखा था कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में क्या साल्ट रहेगा, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी रहेगी, इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भी। उसके बाद अगर और बात करें अपने कि और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, जो अगर बात करें अपने हार्मोनल वाले, तो हार्मोनल के अंदर कुछ इंजेक्टेबल भी होते हैं। कौन से रहेंगे, इंजेक्टेबल की अगर अपनी बात करें कि इंजेक्टेबल कौन से होते हैं, तो एक तो आपने नाम सुना होगा डिम्पा हो गया, एक हो गया नेट ईएन, ये इंजेक्टेबल होते हैं। ठीक है, एक तो रहेगा इंजेक्टेबल, देखो कौन कौन से है इंजेक्टेबल जिसका इंजेक्शन लगता है, एक तो है DMPA, ठीक है, एक होगा नेट EN। ठीक है भाई, तो डिम्पा की फुल फॉर्म बताओ मेरे को क्या रहेगी भाई। सारे मिलके बता दो, अगर किसी एक की याद नहीं है तो डिम्पा की। ओके चलो मैं लिख देता, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन लिख लो, एसीटेट। कितने mg का होता है भाई, 150 mg का इंजेक्शन। कितने मंथ में, कितने मंथ के लिए दिया जाता है, 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो ध्यान रहे, अगर अपने डिम्पा का इंजेक्शन यूज कर रहे हैं तो 150 mg का इंजेक्शन होगा, वो तो किसके लिए कितने मंथ तक काम करेगा, 3 मंथ के लिए। ठीक, अगर ये इंजेक्शन मान लो 300 mg का हो जाए, कितना का, 300 mg का, तो ये 6 मंथ के लिए काम करेगा। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए काम करेगा। ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि डिम्पा इंजेक्शन है वो किस प्रकार काम करता है। ठीक है,
अगर अपने को मान लो डिम्पा इंजेक्शन दिया हुआ है तो उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी पड़ेगी तो कितना टाइम लगेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो डिम्पा का इंजेक्शन लगाया हुआ है और बीच में ही सडन प्लान हो गया कि प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, यही बात है, तो 3 महीने तक इंतजार करो। 3 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हो। क्लियर? हाँ, अब ओके, तो नेट EN क्या है? फुल फॉर्म लिखो, नोर एथिस्ट्रोन, एथिनेट के नाम से भी आता है, ठीक है। अभी नोर एथिस्ट्रोन ये 2 मंथ के लिए यूज किया जाता है। किस एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो कितने टाइम तक काम करेगा ये? 2 मंथ तक काम करेगा, ठीक है। इसकी डोज 200 mg, 200 mg डोज होगी, ठीक है। जैसे डिम्पा की है 150 अलग है 3 महीने के लिए और 300 रहेगी 6 महीने के लिए। उसी प्रकार नेट EN की क्या रह जाएगी? 200 mg का इंजेक्शन होता है, 2 महीने के लिए यूज किया जा सकता है। क्लियर भी? और उसके बाद अगर बात करें अपने नोर प्लांट वाले या सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, ये चीज़ें छोड़ दो, चाहे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और न ही अपने पूछेंगे। क्लियर भी? ओके, अच्छा, तो अब इसके अंदर अपने आगे बात करेंगे जो ये है कि किस प्रकार अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे तो एक बार इतना देखो आप थोड़ा सा मैं इतने पानी पी लेता हूँ। शाबाश, देखो ओके, देख लिया। अब है ना कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। एक तो होती है सहेली, सहेली, एक होती है छाया, ठीक है। अभी सहेली, छाया, ऐसी नाम सुनिए, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, सहेली तो देखो ये ना कई बार पूछ लेता है। सहेली, ये देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं वही देखना है कि सहेली का दूसरा नाम इसने बोला है सेंट क्रोमन। क्या बोलते हैं? सेंट क्रोमन बोलते हैं, ठीक है। कितनी टेबलेट होगी? 8 टेबलेट होती है। कितनी? 8, ठीक है। अब देखो इसमें आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा, न लिखा हुआ दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ध्यान से देखना इस डायग्राम को कि क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेना भाई। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वंस ए वीक, ये लाइन याद रखना, और है कितनी? 8। अब ये क्या कर रहा है कि ट्वाइस ए वीक फॉर फर्स्ट 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे? वीक में कितनी बार लेनी है? 2 बार, ठीक है। कितनी बार लेनी है? वीक में 2 टाइम लेनी है, ठीक। पहले 3 वीक तक, ठीक। फर्स्ट 3 वीक, पहले 3 वीक तक तो क्या लेनी है? ये वीक में 2 बार। उसके बाद क्या कर देंगे? वीक में 1 बार लेनी है। ये मैं बताना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ये सहेली जो टेबलेट है वो उसे क्या बोलते हैं? सेंट क्रोमन बोलते हैं, ठीक है। और ये वीक में क्या करना है अपने को? पहले शुरू में तो क्या है? 2 टाइम लेनी है 3 वीक तक, और आफ्टर 3 वीक क्या करेंगे? वंस ए वीक, वीक में 1 दिन लेनी है, ठीक है। दूसरी अपने देखते हैं छाया की बात करते हैं। छाया ऐसी मिलेगी, छाया
पिल। ये देखो, इसमें अगर बात करें अपने सहेली, छाया, एक ही बात होती है, ये सारी इस नाम से आती है, ठीक है भाई, छाया के नाम से आएगी। ये तो अलग सी आ गई, और सर्च करते हैं। ये देखो, ये ठीक रहेगी। ठीक है क्या? अच्छा, ये क्या वंस ए वीक, हाँ 3 वीक नहीं आएगा, 3 मंथ आएगा। ठीक है कि पहले तो पहले 3 महीने हैं, उसमें तो क्या करेंगे वीक में, हाँ वीक में 2 बार लेंगे पहले 3 महीने। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे अपने 1 बार कर देंगे। और ये देखो सेंट क्रोम है, इसी के अंदर क्या रहेगा अपने, इसी के अंदर क्या है, इसी को सेंट क्रोम को क्या बोल दिया, इसी का दूसरा नाम क्या है, छाया है। क्या रहेगा, छाया। तो ध्यान रहे, सहेली अलग है और छाया अलग है, लेकिन बात करें ब्रांड ही अलग है, बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेगी। नाम अलग है, बाकी दोनों सेम रहेगी, दोनों का ड्यूरेशन भी एक ही रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आप और दोबारा से देख लेना, ठीक है, कि छाया क्या है और सहेली क्या है। क्लियर भी। और अब उसके बाद अगर बात करें अपने कि और कौन कौन से मेथड इसके अंदर हो सकते हैं, तो ये कंबाइंड पिल्स आ गए, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गई, और पिल्स आ गई, और एस्ट्रोजन वाली आ गई और प्रोजेस्टेरोन वाली आ गई। ठीक, उसके बाद अगर अपने बात करें कि और कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके अंदर अपने ये देख सकते हैं, तो जितने भी मेथड मैंने आपको बता दिए, नेचुरल मेथड भी मैंने बता दिया, ठीक है भाई, और हार्मोनल मेथड भी बता दिए। ठीक, और उसके बाद अपने हार्मोन, ये बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड के अंदर एक है ना, जो अपने बात करें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उस टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया तो उस टाइम है ना, एक तो होगा पेन, उस पेन को क्या बोलते हैं अपने, मिट्टल मर्च साइन। क्या बोलेंगे, मिट्टल मर्च साइन बोलते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी पेन को, पोस्ट ओव्यूलेटरी पेन को क्या बोलेंगे अपने, मिट्टल मर्च साइन। कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम जो पेन होता है उसे क्या बोलेंगे अपने, तो उसे बोलेंगे मिट्टल मर्च साइन। और दूसरा एक आता है कि अब ओव्यूलेशन हो जाता है, नेचुरल मेथड के अंदर देखें कि जैसे ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन टाइम अपने देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो जाता है, तो उसके लिए अपने कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसमें आएगा स्पिन बारकेट साइन। क्या आएगा, स्पिन बारकेट साइन, कि जो सर्वाइकल म्यूकोजा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल थिन हो जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्पिन बारकेट साइन, जिसे फरन टेस्ट वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और एक ये ध्यान रखना कि मिट्टल मर्च साइन कौन सा होता है। ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद अपने और बात करें तो अब रहेगी अपनी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसमें आएगा कोपरेटी। तो ये कोपरेटी वाला है, ये मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी एक बार अपने जितना पढ़ा है नेचुरल मेथड के बारे में और है, ये आप इतने रिवाइज कर लो।